Hello friends, I am Kedar Shilar and my colleague Mitesh Bhatt. We welcome you all in this video. Today's topic is critical path method. नमस्कार दोस्तों, मैं केदार शिलार और मेरा कलीग मितेश भट्ट हम इस वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है क्रिटिकल पाथ मेथड CPM। Definition of CPM and explanation। हम जानते हैं ये क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है। द क्रिटिकल पाथ मेथड CPM or critical path analysis CPA, both are same. It is an algorithm for scheduling a set of project activities। ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड है ये एक अल्गोरिदम है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज का। किसके लिए? तो प्रोजेक्ट के शेड्यूल के लिए। सेकेंड, a critical path is determined by identifying the longest path of the dependent activities and measuring the time required to complete them from start to finish। क्रिटिकल पाथ जो होता है उससे हम वो बेसिकली लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड में। इससे और इस मेथड से प्रोजेक्ट का स्टार्ट और एंड हम मेजर कर सकते हैं। ये जो लॉन्गेस्ट पाथ है क्रिटिकल पाथ वो डिपेंडेंट एक्टिविटीज से बना रहता है। डिपेंडेंट एक्टिविटीज मतलब जैसे आरसीसी है, आरसीसी के बाद हम ब्रिक वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क के बाद हम प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर के बाद पेंटिंग करते हैं। ये डिपेंडेंट एक्टिविटीज है। थर्ड, CPM calculates the project completion time for a project along with the possible start and finish time of the project। CPM से हम प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, कंप्लीशन टाइम और उसका पॉसिबल स्टार्ट और फिनिश कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, characteristics of critical path। First, longest path। As we discussed, the critical path is the longest path of a given project network। critical path जो है वो किसी भी नेटवर्क का longest path होता है। Duration of the project is given by the length of the critical path। critical path जो है वो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बताता है, वो कितने ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है, फ्रॉम स्टार्ट टू इट्स एंड। थर्ड वन, एक्टिविटीज। Activities on critical path are also known as critical activities। जो एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे है उनको हम क्रिटिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। वो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है। नंबर ऑफ पाथ्स। द प्रोजेक्ट कैन हैव मोर देन वन क्रिटिकल पाथ। कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसमें एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं। ज़ीरो फ्लोट। क्रिटिकल एक्टिविटीज कैनॉट बी डिलेड, इट हैज ज़ीरो फ्लोट। जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है वो हम डिले नहीं कर सकते। अगर वो डिले किया तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन चेंज हो सकता है। जो क्रिटिकल पाथ है उसका उस पाथ में जो भी
एक्टिविटीज है उसका जो फ्लोट रहता है वो 0 रहता है. This is one of the example for the understanding purpose. So this is the network diagram. You can see here is the start and there are two paths till the finish. So you can see these red lines. This is a critical path having 0 float. So दोस्तों ये एक critical path का एक एग्जाम्पल है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. यहाँ स्टार्ट है, यहाँ एंड है प्रोजेक्ट का, और यहाँ स्टार्ट से लेके एंड तक ये 2 पाथ्स है, ये 3 पाथ्स है जिससे हम ये प्रोजेक्ट फिनिश कर सकते हैं. पर जो पाथ ये रेड लाइन से बताया गया है उसके ऊपर 0 फ्लोट है, तो ये अपना क्रिटिकल पाथ है. जहाँ फ्लोट 2 है, जहाँ फ्लोट 5 है, हम ये एक्टिविटी 2 यूनिट से डिले कर सकते हैं. यहाँ हम 5 यूनिट से डिले कर सकते हैं. द यूनिट कुड बी डेज, मंथ्स और आवर्स, कुछ भी है, डिपेंडिंग ऑन योर project schedule. Let's discuss the terminologies related to critical path method. First, event. Event, it is defined as a well-defined point or stage or accomplishment of the project. इवेंट हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक पॉइंट है, एक स्टेज है और एक अकम्प्लिशमेंट कह सकते हैं ऑफ द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, द एक्टिविटीज. इट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क और ए यूनिट जॉब. एक्टिविटीज जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उस टास्क का. टास्क जो होता है वो किसी भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में सबसे छोटा लेवल होता है जिसको हम टास्क बोलते हैं. देन सक्सेसर. Successor is an activity that follows another activity. Successor activity जो है वो एक, अगर if we consider one activity, उसके आगे की जो activity है उसको हम successor activity बोलते हैं. Predecessor. Predecessor is defined as a task which drives its successor task before it can start or finish. Predecessor activity जो होती है वो कंट्रोलिंग एक्टिविटी होती है सक्सेसर एक्टिविटी की. मतलब सक्सेसर एक्टिविटी के पीछे जो एक्टिविटी होती है वो प्रीडिसेसर एक्टिविटी रहती है. The next is duration. Duration is the estimated or actual time required to complete a task or of an activity. Duration जो है वो estimated और actual time है. किस लिए? To complete an activity. एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए जो एस्टिमेटेड और एक्चुअल टाइम लगता है उसको हम ड्यूरेशन बोलते हैं. लीड एंड लैग. लीड is an acceleration of the successor activity
and can be used only on finish to start activity relationship. लीड जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है टू सक्सेसर एक्टिविटी। मतलब एक एक्टिविटी हम लीड उसको हम लीड दे रहे हैं, मतलब उसका ड्यूरेशन हम मतलब हम वो एक्टिविटी हम जल्दी चालू कर रहे हैं। और ये जो लीड होता है, नॉर्मली जो टाइम हम माइनस करते हैं उसको हम लीड बोलते हैं। और ये लीड नॉर्मली हम फिनिश टू स्टार्ट एक्टिविटीज में देते हैं। सेकेंड इज लैग। लैग is a delay in the successor activity and can be found on any activity relation type। मतलब बेसिकली जो लैग होता है वो एक डिले होता है। डिले किस में? तो नेक्स्ट एक्टिविटी कब चालू होगी उसमें हम जो डिले देते हैं। मतलब अपना अगर एक एक्टिविटी लिया जाए, एक एक्टिविटी लेते हैं जो फिनिश टू स्टार्ट है, फिनिश टू स्टार्ट एक्टिविटी प्लस 2 days। मतलब जो हम जो क्रिटिकल पाथ है, नहीं तो जो भी अपना नेटवर्क का पाथ है, उस नेटवर्क के पाथ पर जो वो एक्टिविटी पहले हमने जो प्लान किया है, अगर उसमें लैग दिया जाए तो 2 दिन का लैग दिया जाए तो वो एक्टिविटी जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके 2 दिन बाद चालू होगी। और ये लैग है हम किसी भी रिलेशनशिप में दे सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ activities, there are basically 4 types: FS, that is finish to start; SS is start to start; SF is start to finish; or FF, FF, or SS, that is start to start. Then earliest start time, the earliest possible time at which an activity can start. एक्टिविटी जल्द से जल्द कब चालू कर सकते हैं? नहीं तो एक्टिविटी जल्द से जल्द चालू होने का टाइम मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम, the earliest finish time of the activity is defined as it's a earliest time increased with the duration estimated। मतलब EST, earliest start time, plus duration of the activity, ये earliest finish time बताता है। मतलब EFT is equal to EST plus duration। Then LST, that is latest start time. The latest start time of an activity is equal to the latest finish time of the activity minus the duration of the activity। पहले हम जानते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम, उसके बाद हम जानेंगे LST। LFT है latest finish time. The latest finish time is the latest possible date and time by which a project segment can be completed without negatively impacting the completion date of the entire project। मतलब जो LFT है वो लेट पॉसिबल डेट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। मतलब लेट की ये जो डेट, नहीं तो हम टाइम बोल सकते हैं, वो लेट होता है। एक अर्ली होता है, दूसरा लेट होता है। लेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा।
ज़्यादा से ज़्यादा कितना, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका, दैट इज लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम बताता है। और LST जो है, LST मतलब जो LFT माइनस ड्यूरेशन, उसका LFT जो है लेटेस्ट फिनिश टाइम, उसमें से अगर उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन माइनस किया जाए तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मिलता है। मतलब हम ये एक्टिविटी लेट से कितना लेट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चार टर्मिनोलॉजीज है, प्लीज़ ये नोट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EST, EFT मतलब EST जल्दी से जल्दी स्टार्ट, EFT जल्दी से जल्दी फिनिश, LST लेट स्टार्ट, LFT लेट फिनिश। देन टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंटरफेरिंग फ्लोट। हम जानेंगे अभी टोटल फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट क्या होता है, और इंटरफेरिंग फ्लोट क्या होता है। So total float, it is the time by which a particular activity can be delayed without causing any effect on the duration. जो टोटल फ्लोट होता है, टोटल फ्लोट ये बफर होता है, और ये बफर क्या क्या एक्सप्रेस करता है, तो अगर मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का टोटल फ्लोट ज़ीरो है तो वो क्रिटिकल एक्टिविटी है और वो क्रिटिकल पाथ पर है। अगर वो उसका टोटल फ्लोट मोर देन ज़ीरो है, मतलब 1 2 3 एनी नंबर, तो वो नंबर एक बफर है, जिससे वो नंबर एक बफर है, उतने ड्यूरेशन से वो एक्टिविटी हम डिले कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द क्रिटिकल पाथ एंड द क्रिटिकल ड्यूरेशन। ये नॉर्मली हम क्रैशिंग करते हैं तब ये टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आगे एक एग्जांपल लेंगे अगली वीडियो में, उसमें ये हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे और पूरा जानेंगे वो कैसे होता है। देन फ्री फ्लोट, it is the amount of time by which the commencement of any activity may be delayed without any effect or causing any effect on the next activity. ये जो फ्री फ्लोट है, ये एक बफर है, एक ये फ्लोट है, वो जो वो ये जो फ्लोट है, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम, एक ये अमाउंट है टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम, उस टाइम से हम वो एक्टिविटी डिले कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ड्यूरेशन, सॉरी, विदाउट चेंजिंग द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटी। अगले एक्टिविटी की स्टार्ट को चेंज ना करे हुए जो बीच में बफर मिलता है उसको हम फ्री फ्लोट बोलते हैं। इंटरफेरिंग फ्लोट, that is IF, interfering float is the time available to delay an activity without delaying the project's estimated completion. ये इंटरफेरिंग फ्लोट है, ये टाइम अवेलेबल है टू डिले एन एक्टिविटी डिले करने के लिए विदाउट डिलेइंग द एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम। मतलब
एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम को डिले ना करे, डिले नहीं तो एक्सटेंड ना, इन विदाउट एनी चेंज ये हम डिले कर सकते हैं। नॉर्मली आई एफ इज इक्वल टू टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। टोटल फ्लोट से फ्री फ्लोट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम इंटरफेरिंग फ्लोट कहते हैं। थैंक यू।